दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिहार की शासन व्यवस्था के बारे में। पॉलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है राज्य के प्रशासन को समझना, राज्य के शासन व्यवस्था को समझना। तो चूंकि हम बिहार स्पेशल सीरीज कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि बिहार के अंदर किस तरह से सरकार चलता है, किस तरह की शासन व्यवस्थाएं देखा जाता है। अगर हम राज्य की शासन व्यवस्था की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 6 में इस चीज का जिक्र किया गया है राज्य के विषय में कि राज्य में कार्यपालिका कैसे काम करती है, विधायिका कैसे काम करते हैं और न्यायपालिका कैसे काम करते हैं। हालांकि जब बात न्यायपालिका की होता है, जिसमें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विषय में समझना होता है, तो चूंकि भारत में जो न्यायपालिका है ये एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि राज्य के मामले में अलग से कार्रवाई करने के लिए राज्य की न्यायपालिका नहीं होता है, बल्कि संघीय न्यायपालिका है, जिनमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और फिर सबसे नीचे होता है जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो में समझ लेते हैं कि किस तरह से बिहार के अंदर शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो हमारा टॉपिक है राज्य के शासन व्यवस्था। हमारा टॉपिक है राज्य के शासन व्यवस्था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने की वजह से जो सरकार की शक्ति होता है वो किसी एक संस्था के हाथों में नहीं होता है। लोकतंत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत चलता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यानी कि एक संस्था ऐसा होता है जिसका काम होता है कानून बनाना और दूसरा संस्था उस कानून को लागू करते हैं। तो जिस संस्था के द्वारा कानून बनाया जाता है उसको कहते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर, और जो संस्था उस कानून को लागू करता है उसको कहते हैं कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव। और एक और संस्था होता है जो ये देखता है कि विधायिका और कार्यपालिका जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कानून को नहीं मानता है तो उसको किस तरह से पनिशमेंट करना है, किस तरह से दंड देना है, वो संस्था होता है न्यायपालिका। तो चूंकि राज्य के संबंध में राज्य का अपना न्यायपालिका तो होता नहीं है, एक संघीय व्यवस्था है भारत के अंदर, यानी कि जो शक्ति है उनको राज्य एवं केंद्र के रूप में बांटा गया है, पर राज्य का अपना कोई न्यायपालिका नहीं होता है। एक संघीय न्यायपालिका है जिसके नीचे बाकी की न्यायालय आते हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो मुख्य रूप से हमको समझना है एक तो कार्यपालिका के विषय में और एक न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका और विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के विषय में। तो कुल मिलाकर के प्रशासन के काम देखने के काम में जो दो अलग अलग संस्था आता है उनमें एक तो आपको समझना है राज्य के कार्यपालिका, राज्य के कार्यपालिका कि राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं, कौन कौन संवैधानिक पद आते हैं और किस तरह से ये काम करता है। दूसरा जो हमारा संस्था होता है वो होता है राज्य के विधायिका, राज्य के विधायिका, राज्य के विधायिका। अगर हम राज्य के कार्यपालिका की बात करें तो इसमें आता है राज्यपाल, राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्री परिषद, और फिर हमें देखना होता है अन्य प्रशासनिक अधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि ये जो संस्था है राज्य की कार्यपालिका इसका मेन काम ये है कि कानून के अनुसार कामों को करना,
सरकार के नीतियों को लागू करने का काम होता है राज्य के कार्यपालिका का। राज्य के विधायिका में कौन कौन आते हैं? राज्य के विधायिका में सबसे पहले राज्यपाल। जिस तरह से राष्ट्रपति के संबंध में हम समझते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होने के साथ साथ संघीय विधायिका का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, संसद का भी अभिन्न अंग है। ठीक वैसे ही जो राज्यपाल होते हैं वो कार्यपालिका के प्रधान तो होते ही हैं, साथ में जो राज्य का विधायिका है, राज्य विधायिका का भी अभिन्न अंग है, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भी राज्यपाल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो राज्य विधायिका में सबसे पहले राज्यपाल, उसके बाद चूंकि बिहार में, यहां पे हम बिहार के संदर्भ में समझ लेते हैं, चूंकि बिहार में जो विधायिका है इनका दो सदन है, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा, दूसरा है विधानसभा। इन संस्था का काम क्या होता है? कानून को बनाना, और इन संस्था का काम होता है कानून को लागू करना। तो आइए अब एक एक करके इन दोनों संस्था में जो संवैधानिक पद है, जो संविधान के लिए काम करते हैं, उनके विषय में समझ लेते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं राज्य के कार्यपालिका। राज्य के कार्यपालिका, अगर हम राज्य के कार्यपालिका को समझें तो राज्य के कार्यपालिका में सबसे पहले हम समझते हैं राज्यपाल को। तो सबसे पहले हमारा आता है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर। भारत के संविधान के आर्टिकल जो 153 है, आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होगा राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल के पद के विषय में जिस आर्टिकल में हमें जानकारी मिलता है वह आर्टिकल है भारत के संविधान का आर्टिकल 153। इसके साथ साथ जो राज्यपाल होते हैं उनका कई सारे काम होते हैं राज्यपाल के, तो उसके विषय में देखें तो ये तो राज्यपाल के बारे में है, और ये स्पष्ट कर देते हैं कि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, राज्य कार्यपालिका के प्रधान होते हैं कौन? राज्यपाल। पर जब हम मंत्री परिषद के विषय में समझेंगे तो वहां पे हमें एक चीज समझना होता है कि राज्यपाल जो होता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि संवैधानिक प्रमुख जरूर राज्य के राज्यपाल होते हैं, पर वास्तविक शक्ति जो राज्य के होते हैं वो मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद के पास होता है। हालांकि जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास कई तरह के विवेकाधिकार शक्ति होता है, पर ज्यादातर शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होते हैं, सीएम के पास होते हैं, जिनके सलाह के अनुसार ही राज्यपाल को काम करना होता है। तो ये दो चीजें हमें समझना है। आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर राज्य का एक व्यक्ति राज्यपाल होगा। हालांकि अब हमारे संविधान में ये भी प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन मूल संविधान में ये व्यवस्था किया गया था कि प्रत्येक राज्य का एक व्यक्ति राज्यपाल होगा। और इसके साथ साथ अगर हम राज्यपाल के कार्य को देखें कि अगर राज्यपाल का पद है तो इसका कार्य क्या है।
राज्यपाल का सबसे पहला जो काम है तो चूंकि ये राज्य के कार्यपालिका का प्रधान है, तो सारे कार्यपालिका से संबंधित जो काम होता है राज्य के अंदर, वो राज्यपाल के नाम से ही होता है। दूसरा अगर हम ये देखें, नियुक्ति, मेन काम इसका होता है नियुक्ति का। नियुक्ति, राज्यपाल सबसे पहले तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य विधानसभा में जिस भी राजनीतिक पार्टी का बहुमत होते हैं, उस बहुमत पार्टी के जो नेता होते हैं, उस व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल का जो सबसे प्रमुख काम है, उनमें से एक काम है मुख्यमंत्री का नियुक्त करना। राज्यपाल न केवल मुख्यमंत्री के नियुक्त करते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के सलाह पर जो मंत्री परिषद के अन्य मंत्री होते हैं, उसका भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मंत्री परिषद के सदस्य बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जब तक कि मुख्यमंत्री सलाह नहीं देता है राज्यपाल को। तो सबसे मेन काम इसका नियुक्ति का होता है। दूसरा हम देखें तो विधायिका, राज्यपाल विधायिका के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। हमने देखा था ऊपर में, विधायिका कानून बनाते हैं, कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते हैं। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के अभिन्न अंग तो है ही, साथ में विधायिका का भी अभिन्न अंग है। तो सबसे पहले अगर कानून बनाना हो तो विधानसभा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद से कोई बिल अगर पास हो चुका है, जब तक उस पर राज्यपाल अपना सहमति नहीं देगा, कोई बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले इसका तो एक होता है किस पे, कानून बनाने में, कानून के मामले में। दूसरा, विधायिका का जब भी बैठक होता है, सत्र होता है, तो बैठक बुलाने के आदेश भी राज्यपाल ही देते हैं, और सत्र के समाप्त होने पर सत्रावसान की घोषणा भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। और अगर किसी सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो जो विधानसभा है उसके विघटन करने की घोषणा भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या करते हैं, सत्र बुलाते हैं, सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान की घोषणा करते हैं, सत्रावसान की घोषणा करते हैं। इसके साथ साथ विधानसभा के विघटन का भी, विधानसभा के विघटन, विघटन का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, तो कार्यकाल पूरा हो जाने के पश्चात विधानसभा को विघटित किया जाता है। और विधानसभा के विघटन के पश्चात क्या होता है कि निर्धारित समय अवधि में फिर से विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और फिर नए विधानसभा का गठन होता है। तो जब भी सरकार का कार्यकाल पूरा होता है तो राज्यपाल का ये दायित्व बनता है कि वो राज्य विधानसभा को विघटित कर दे। इसके साथ साथ देखिए, कानून बनाने का काम विधायिका का है, पर विधायिका में जो हमारा राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा का हमेशा तो मीटिंग होता नहीं है। तो कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो चुका है जिसमें कि कानून बनाना बहुत आवश्यक है और विधानसभा का भी बैठक नहीं चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। अध्यादेश भी एक तरह का विधि ही है, कानून ही है, पर अध्यादेश विधि तब बनता है जब राज्य विधानसभा उस पर अपना सहमति दे दे, राज्य विधानसभा से वो पास हो जाए। पर ये समझिए कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो चुका है और ऐसी स्थिति में काम करना है, तो इस स्थिति में विधायिका ये कर सकता है कि अध्यादेश जारी कर दे और उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, राज्य में काम करने के लिए तैयार हो जाए, और अंततः जब विधानसभा का बैठक होगा तो उस बैठक के दौरान फिर से उस पर अध्यादेश को पारित कर दे। तो राज्यपाल के ये काम होते हैं। इसके साथ साथ हम एक चीज जानते हैं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, जब भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है,
यानी कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करता है, या संघ की जो या केंद्र की जो नीति है उस नीति को सही तरीके से लागू नहीं करता है, या किसी बाहरी देशों के प्रभाव में आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को लिखित रूप से बताते हैं और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य में जो कार्यपालिका की शक्ति है वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति के पास चला जाता है, केंद्र के पास चला जाता है। तो आर्टिकल 356 का जो प्रयोग होता है इसमें भी राज्यपाल का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति को राज्यपाल लिखित सिफारिश नहीं करेगा राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, तब तक राष्ट्रपति किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक और काम देखिए वित्त विधेयक के मामले में। अगर हम वित्त के मामले में देखें, वित्तीय अधिकार क्या होता है राज्यपाल के पास, तो एक विधेयक होता है वित्त विधेयक। राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक राष्ट्रपति के जिस तरह से आप ये समझिए कि संसद में हमारा एक सदन लोकसभा है और दूसरा सदन है राज्यसभा, तो जो वित्त विधेयक होता है, मनी बिल होता है, मनी बिल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। ठीक वैसे ही जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा में जो मनी बिल होता है, मनी बिल राज्यपाल के पूर्व सहमति से ही लाया जा सकता है। राज्यपाल के पूर्व सहमति के बगैर राज्य विधानसभा में मनी बिल नहीं लाया जा सकता है। यानी कि वित्त विधेयक तब लाया जाएगा जब राष्ट्रपति अपना पूर्व सहमति दे देगा। इसके अलावा जो राज्यपाल के काम है उनमें से एक तो न्यायिक शक्ति है, न्यायिक कार्य। जब भी राज्य में जो राज्य के हाई कोर्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका नियुक्ति होता है। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, कोलिजियम प्रणाली से होता है, कोलिजियम सिस्टम से होता है। पर जब भी किसी व्यक्ति को उस हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है, जज नियुक्त किया जाता है, तो उसमें उस राज्य के राज्यपाल का पूर्व सहमति आवश्यक होता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 161 के तहत आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान का शक्ति होता है। राज्य से जुड़े हुए कानून के आधार पर अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम किया है तो राज्यपाल के पास ये शक्ति होता है कि राज्यपाल उस व्यक्ति के क्राइम को माफ कर सकता है, क्षमादान दे सकता है। ये सब चीज हम विस्तृत से पॉलिटी में पढ़ते हैं, पर अभी इतना चीज समझ लीजिए कि राज्यपाल के पास कुल मिलाकर के इतना शक्ति होता है। अब हम राज्य कार्यपालिका के एक महत्वपूर्ण जो हिस्से होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। अब हम मुख्यमंत्री के विषय में समझते हैं। मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री क्या होता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के जो बहुमत प्राप्त दल होता है, राजनीतिक पार्टी होता है, उस राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं। अगर राज्य विधानसभा में किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे स्थिति में जिस राजनीतिक पार्टी ने दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन बनाया है तो गठबंधन दल के नेता कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो है जनता दल पार्टी, यानी कि
जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। वहीं दूसरी तरफ जिस राजनीतिक पार्टी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी ने गठबंधन किया है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो दोनों पार्टी मिलाकर के गठबंधन का सरकार चला रहे हैं और इस गठबंधन दल का जो नेतृत्व करते हैं वो नीतीश कुमार के द्वारा किए जाते हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के विषय में अगर समझना हो तो राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान, राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान, राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और इसके नियुक्ति के विषय में अगर हम देखें, नियुक्ति आर्टिकल 163 संविधान के आर्टिकल 163 में ये चीज कहा गया है कि राज्य विधानसभा के प्रधान होंगे कौन। आर्टिकल 163 ये कहता है कि जो मुख्यमंत्री है इसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और राज्यपाल अन्य मंत्रियों का नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार ही करेगा। इसके साथ साथ हम ये देखें, आर्टिकल 163 में दो चीज देख लीजिए। एक तो सीएम चीफ मिनिस्टर का नियुक्ति होता है और चीफ मिनिस्टर के सलाह पे अन्य मंत्री का नियुक्ति। मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता से संबंधित शपथ दिलाने का काम होता है किसका? शपथ। मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर शपथ दिलाते हैं कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है। और अगर हम कार्यकाल देखें, कार्यकाल तो राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य विधानसभा का चुनाव होता है और इस चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जिस भी राजनीतिक पार्टी को राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं वो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। नहीं, इसमें अगर हम कुछ ये देखें, इसका सबसे पहले कार्य अगर हम देखें, देखिए मेन रूप से मेन काम राज्य से संबंधित कार्यपालिका तो मुख्यमंत्री ही करता है। साथ ही जो मुख्यमंत्री होते हैं मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, मंत्री परिषद के अध्यक्ष, और मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही राज्यपाल काम करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है राज्य कार्यपालिका में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत पद है जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति होता है। अब हम बिहार में मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ चीजों को अगर देखें, देखिए बिहार में मुख्यमंत्री से देखें कि किस तरह से मुख्यमंत्री कौन कौन किस तरह से बने हैं। तो आपको अगर पता हो तो 1937 ईस्वी में भारत के अंदर प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था और 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में बिहार में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और उस समय कांग्रेस पार्टी में बिहार के अंदर सबसे बड़े नेता थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने शुरू में मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार के समक्ष ये मांग रख रहे थे कि सरकार हमें ये गारंटी दे कि किसी भी तरीके से सरकार के कामों में ब्रिटिश के द्वारा दखलंदाजी नहीं दिया जाएगा। पर सरकार ने जब ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उस समय दूसरे राजनीतिक पार्टी से थे, एक इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को ये व्यक्ति बने बिहार के प्रथम
मुख्यमंत्री, हालांकि इस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो व्यक्ति बने वो थे मोहम्मद यूनुस, और ये कब बने थे? 1937 में ही, कुछ साल तक, कुछ महीने तक हालांकि ये बने थे। बाद में जब श्री कृष्ण सिंह ने निश्चय किया और कांग्रेस पार्टी ने निश्चय किया कि हम अपना सरकार बनाएंगे, तो अंततः इस व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ा और फिर जाकर के कांग्रेस का सरकार बना बिहार में। तो इस तरीके से अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व अगर कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर हम देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से कौन मुख्यमंत्री बने? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह और श्री कृष्ण सिंह 1937 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने और 1937 से लेकर के 1939 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के शामिल होने के मामले को लेकर के जब विवाद गहरा हो गया, तो भारत के अंदर जितने प्रांत थे सभी प्रांत के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और श्री कृष्ण सिंह भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो इस प्रकार कांग्रेस के जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए बिहार में वो थे श्री कृष्ण सिंह। हालांकि ये आजादी से पहले की बात होते हैं। अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखें, स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद भी जो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री बने वो कौन थे? वो भी श्री कृष्ण सिंह ही थे। श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता के बाद 1946 ईस्वी से लेकर के 1961 ईस्वी तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में उन्होंने काम किया। इसके बाद कुछ और फैक्ट में अगर देखें, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री भोला प्रसाद शास्त्री। भोला प्रसाद शास्त्री ये बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बनने का अवसर इसको प्राप्त हुआ। इतिहास में इसका नाम भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री को बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करें, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बने अब्दुल गफूर। इसी तरीके से अगर हम बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन बनी? राबड़ी देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये कौन बनी? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी को बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ और वो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद अगर हम और देखें कि सर्वाधिक कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में जिस व्यक्ति ने अपना सर्वाधिक कार्यकाल पूरा किया वो कौन है? वो है नीतीश कुमार, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुल मिलाकर के 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। हालांकि कई बार इन्होंने कई राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन बनाया, गठबंधन छोड़ करके दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन बनाया, पर 2000 ईस्वी से लेकर के अभी तक लगातार नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में पद को संभाले हुए हैं। एक लंबे समय अवधि होता है और इस तरीके से ये बिहार के मुख्यमंत्री के पद को संभाले हुए हैं। तो ये था बिहार के कार्यपालिका। अब हम समझते हैं बिहार के अंदर जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है,
उसका संरचना किस तरह का है और वो किस तरह से काम करते हैं। राज्य के विधायिका, राज्य के विधायिका, देखिए राज्य में जो विधायिका होता है, कुछ राज्यों में 2 सदनीय विधायिका है और कुछ राज्यों में 1 सदनीय विधायिका है। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में विधायिका 2 सदनीय विधायिका है, यानी कि बिहार में आपको एक तो देखने को मिलेगा विधान परिषद और दूसरा विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा। बिहार में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद की बात किया गया है। हालांकि विधान परिषद गठन करने का जो शक्ति है ये भारत के संसद के पास है, और इस वजह से भारत के अंदर सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। अगर हम इन राज्यों की बात करें तो ये राज्य आपको देखने को मिलेगा, एक तो बिहार, फिर यूपी के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना और महाराष्ट्र। कुल मिलाकर के भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है, क्योंकि विधान परिषद का गठन करना और विधान परिषद को समाप्त करने का जो शक्ति है भारत के संसद के पास है। तो विधान परिषद की बात करें तो बिहार में 2 सदनीय है, विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो होता है, चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं। विधान परिषद के चुनाव के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और अगर हम बिहार में सीट की बात करें कि विधान परिषद के सदस्यों का सीट कितना है, तो इसकी सीट की संख्या है कुल मिलाकर के 75 सीट है। विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिस तरह से संघीय व्यवस्था में या संसद के 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जिस तरह का स्थिति राज्यसभा का है, अगर हम राज्य विधायिका में देखें तो कुछ वैसा ही स्थिति देखने को मिलता है विधान परिषद का, यानी कि विधान परिषद और राज्यसभा लगभग एक जैसे फंक्शन करते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव भी 6 साल पे होता है, यानी कि इनके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इतने ही सदस्य का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद हो जाता है। बिहार में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 75 है और इसके कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष का। अगर हम राज्य विधानसभा की बात करें तो राज्य विधानसभा के बारे में चर्चा है भारत के संविधान के आर्टिकल 170 में। और बिहार में बात करें तो बिहार में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? बिहार में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 243 और इन सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि जनता के द्वारा होता है। विधानसभा के सदस्य का मतलब विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, और इन एमएलए का जो होता है हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव, जनता सीधे इनके सदस्यों को चुनते हैं। इसके साथ साथ इनका कार्यकाल की बात करें तो इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और बिहार में कुछ सीट एससी और एसटी समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया है। तो अगर हम बिहार में देखें तो इस 243 में से एससी और एसटी, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, 38 सीट
जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए बिहार के अंतर्गत आरक्षित किया गया है। और विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई होता है, विभिन्न मुद्दों पे जो चर्चा होता है, उनका नेतृत्व अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव। किशोर यादव। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक केवल और केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, और वो भी राज्यपाल के पूर्व सहमति से। तो ये कुछ जानकारी था बिहार राज्य के शासन प्रशासन के विषय में, जिसमें कि हमने बिहार के कार्यपालिका और विधायिका को समझने का प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।